नमस्कार दोस्तों। आज बहुत दिनों के बाद में, कम से कम 1.5 महीने के बाद में, ये आपके सेवा में एक वीडियो मैं पेश करने जा रहा हूँ, क्योंकि बीच में घर में थोड़ा शादी का माहौल था, उसके वजह से मैं वीडियो कंटिन्यू नहीं कर पाया। लेकिन दोस्तों, मेरे वीडियो को 2K इतना व्यूज़ मिल रहा है। आपका मेरे ऊपर बहुत प्यार है और ऐसे ही आपका प्यार मेरे वीडियो पे बरकरार रखना है। और अभी आपके सामने मैं एक शाल लेसन का वीडियो आज देखेंगे अपन। शाल, तो शाल ये क्या है? शाल ये ठंडी के दिन में शरीर के ऊपर ओढ़ने वाला एक वस्त्र है, और किसी को स्टेज पे बुला के शाल कंधे पे डाल के उसको सम्मानित किया जाता है। तो शाल एक सम्मानित चिन्ह भी है। तो ये शाल लेसन का लेखक राग जाधव, इनका जन्म हो गया 1932 और मृत्यु हो गया 2016। ये लेखक, इन्होंने शाल के बारे में लेखक ने यहाँ पे बताया है। क्या क्या बताया है वही आज अपन देखने वाले। तो लेखक ने बताया, शालीमुळे येणारा शालीनतेचा संदर्भ अंतर्मुख करणारा है कि शाल, आदमी अगर जब महंगी शाल ओढ़ लेता है तो उसका थोड़ा स्टेटस अलग उसको दिखा देता है। लेकिन ये शाल ओढ़ने से नहीं ओढ़ने से ऐसा कुछ फ़र्क पड़ता नहीं। और इसीलिए लेखक ने बोला कि शाल ओढ़ने से मैं शालीन हो गया। और ये लेखक शालीन कैसा हो गया, और यही आज अपन देखने वाले हैं। तो देखेंगे, एक एक पैराग्राफ में देखेंगे, कंटिन्यू करेंगे। एकदा मी पु ल देशपांडे यांच्याकडे काही एका निमित्ताने गेलो होतो। काम झाल्यावर मी निघण्याच्या बेतात होतो, तेवढ्यात सुनीताबाईंनी मला थांबवले, विचारले, एक बार लेखक राग जाधव ये पु ल देशपांडे के घर पे चले जाते कुछ काम की वजह से, और जैसे ही पूरा काम होने के बाद में जैसे लेखक वहाँ से निकलने के लिए जाते तो उसी टाइम ये पु ल देशपांडे की वाइफ, जिसका नाम है सुनीताबाई, ये उनको रुका देती है और पूछती है कि तुम्हाला शाल दिली तर चालेल का, और आपको मैं अगर शाल दिया तो चलेगा। एक कॉमन पर्सन का सत्कार कोई बड़े लेखक के हाथ से या उसके हाथ से अपने अगर शाल मिलेगी तो उससे बड़ा सत्कार कौन सा है। और इसीलिए लेखक यहाँ पे बताते कि हाँ, मुझे आपने अगर शाल दिया तो मुझे चलेगा। मी एका पायावर हो म्हटले, पु ल देशपांडे, पु ल व सुनीताबाई यांनी मला शाल द्यावी, हा मला मोठा गौरव वाटला। और ये लेखक पु ल देशपांडे और उनकी वाइफ सुनीताबाई, इन्होंने मुझे एक शाल देना चाहिए, ये मेरे लिए सबसे बड़ी सम्मान की बात थी। बढ़िया गौरव, मुझे उनको बहुत गौरव वाटला। ती शाल मी माझ्या खोलीतल्या सुटकेसमध्ये ठेवून दिली, वापरली मात्र कधीच नहीं। और इतने बड़े आदमी, बड़ा लेखक सुनीताबाई, पु ल देशपांडे, इनके हाथ से जब इनको एक शाल मिलती है तो लेखक वो शाल को बहुत संभाल के रखते, उनके सूटकेस में रख देते। उन्होंने कभी वो शाल को यूज़ किया नहीं था। पुढे वाईला विश्वकोशाचा अध्यक्ष म्हणून मी गेलो, तिथे नदीकाठच्या प्रार्थना पाठशाळेच्या खोलीत मी राहत होतो। और एक बार लेखक वाई, यहाँ पे सातारा में एक वाई नाम का जगह है, वहाँ पे लेखक एक विश्वकोश का अध्यक्ष बन के वहाँ पे चले जाते और वहाँ पे रहने का वो मौका उनको मिलता है। तो लेखक कहाँ पे रुकते? वहाँ पे तिथे नदीकाठच्या प्रार्थना पाठशाळेतील खोलीत मी राहत होतो। लेखक एक ग्रंथालय, लाइब्रेरी के एक रूम में वहाँ पे रुकते। खोलीच्या दक्षिणेकडील खिडक्या कृष्णा नदीच्या चिंचोळ्या प्रवार होत्या। और खोली, ये जो लेखक वहाँ पे जो रुकते हैं रात में, तो वहाँ पे एक खोली जो दक्षिण दिशा के साइड में उनकी एक रूम थी और वहाँ पे एक विंडो थी। विंडो खोल के जैसे देखा तो वहाँ पे कृष्णा नदी का पात्र दिखाई देता है। थंडीच्या दिवसात एक बाई माझ्या खिडकी खालीच घाटाच्या छोट्या तटावर तिचे छोटे मूल एका टोपली ठेवून मासे पकड़ण्याच्या उद्योगात होती। और वो ठंडी के दिन थे, और ये ठंडी के टाइम में एक औरत लेखक को खिड़की के बाजू में जो नदी थी, कृष्णा नदी, ये कृष्णा नदी के पास अपने छोटे से बच्चे को रख कर, टोपली में उन्होंने अपने बच्चे को रखा था और वो मछली पकड़ने का काम वहाँ पे कर रही थी। और उसका बच्चा जो है ठंडी से बहुत कुड़कुड़ रहा था, मतलब उसको बहुत ठंडी लग रही थी, काँप रहा था।
पण आई तिकडे बघत नव्हती, मला मात्र आवडले। लेकिन ये उस बच्चे की माँ अपने बच्चे को ठंडी लग रही थी, लेकिन तो भी उसका ध्यान अपने बच्चे की तरफ बिल्कुल नहीं था। लेकिन ये बात लेखक ने देखी और लेखक को चैन नहीं पड़ रहा था। उनको लग रहा था एक छोटा सा बच्चा है, ठंडी से काँप रहा है और उसके मम्मी का ध्यान बिल्कुल उसके तरफ नहीं है। तो लेखक क्या करते, मी सूटकेसमधील पुलकित शाल काढली। लेखक ने जो पु ल देशपांडे ने इनको जो शाल दिया था, ये लेखक ने शाल निकाली। पुलकित शाल मतलब पु ल देशपांडे ने इनको जो शाल दिया था, ये लेखक ने सूटकेस में रखा था और वही शाल लेखक निकालते हैं। 5-50 रुपयाच्या नोटा काढल्या होत्या, बायला हाक मारली और साथ में 50-60 रुपये का नोट निकाला और ये पु ल देशपांडे ने ये औरत को आवाज़ दे के बुलाया और उसके हाथ में शाल और कुछ रुपये उन्होंने दिया था। खिडकीतून ते सर्व खाली दिले आणि म्हटले, त्या बाळाला आधी शालीत गुंडाळ आणि मग मासे मारत बैस। लेखक को लेडीज़ को जो मछली पकड़ने का काम कर रही थी कृष्णा नदी पे, उसको बता दे कि ये शाल जो दिया है बच्चे को बहुत ठंडी लग रही है, पहले ये बच्चे को शाल के अंदर लपेट ले और बाद में फिर तू अपना मछली पकड़ने का काम कर सकती है। या घटनेची वो पुलकित शालीच्या उभीपेक्षा अधिक होती और ये जो घटना जो थी, कौन सी घटना, जो बच्चों को ठंडी लग रही थी, पुलकित शाल से ये बच्चे को शाल में जब लपेटेंगे तो उसको और गर्मी मिल जाएगी। उब मतलब गर्मी मिल जाएगी और इसके वजह से लेखक ने ये शाल ये बच्चे को उसकी माँ के हाथ में, जो बच्चा ठंडी से कुड़कुड़ रहा था, उसको देने के लिए बोला था। कविवर्य नारायण सुर्वे खूप सभा संमेलने गाजवत, पुढे ते साहित्य संमेलनाचे अध्यक्ष झाले। परिणामतः त्यांच्या परिक्रमांना अहोरात्र भरतीच होती। उसके बाद में आगे कविवर्य नारायण सूर्य, ये भी एक बहुत अच्छे साहित्यिक थे और इनका सभा जहाँ पे होता था उसके सभा में बहुत सारा पब्लिक भरती, मतलब बहुत सारा पब्लिक वहाँ पे प्रेजेंट रहती थी। प्रत्येक कार्यक्रमात सन्मानाची शाल व श्रीफळ त्यांना मिळत असे और ये नारायण सूर्य जहाँ जहाँ पे जाते थे प्रोग्राम करने के लिए, उनको एक शाल और श्रीफळ मिलता था। श्रीफळ मतलब नारियल और शाल उसको सम्मानित करके उनको शाल भी देते थे। एकदा ते मला म्हणाले, या शाली घेऊन आता शालीन बनू लागला है। और फिर लेखक को एक बार नारायण सूर्य बोलते कि जहाँ पे मैं जाता हूँ तो वहाँ पे मुझे शाल श्रीफल मिलता है और शाल ले लेके मैं बहुत शालीन बन गया। शालीन मतलब बहुत सभ्य, ईमानदार। और ये लेखक को नारायण सूर्य बताते कि मैं शाल ले लेके बहुत शालीन बन गया, सभ्य आदमी, अच्छा आदमी बन गया। त्यांच्या बोलण्यातील उपरोधी खोज माझ्याच नव्हे तर कोणाच्याही सहजपणे लक्षात येणार होती। शाल व शालीनता यांचा संबंध काय? खरे तर खरी कोरी शालीनता शालीना शोभते। और ये लेखक यहाँ पे बोलते कि सचमुच शाल लेने से आदमी शालीन नहीं बनता, कि पहले से ही आदमी बहुत सभ्य होना चाहिए, शालीन होना चाहिए। सूर्य मुळातच शालीनच। शालीच्या वर्षावाखाली त्यांची शालीनता कधी हरवली और जब जहाँ पे भी वो जाते थे तो उनको शाल से सम्मानित करते थे और ये शाल ले लेके उनकी शालीनता कभी मिस हो गई, ये कभी पता ही नहीं चला, क्योंकि नारायण सूर्य पहले से ही शालीन थे, अच्छे आदमी थे। कधी क्षीणही झाली नाही। क्षीण होणे कमी होणे और त्यांची शालीनता कभी कमीही झाली नाही। मी कविवर यांना म्हटले, शालीमुळे शालीनता येत असेल तर मी कर्जबाजारी होईन। और बाद में लेखक ये यहाँ पे बता देते नारायण सूर्य को कि शाल से अगर आदमी शालीन बन जाता है तो मैं कर्जा निकाल के ये शाल ले लूँगा ताकि मैं भी शालीन बन जाऊँ। भिकेला लागेन पण शेकडो शाली खरेदी करून सर्वांना एक एक शाल लगेचच नेऊन देईन, यावर तो शालीन कवी मनापासून हंसला। और ये लेखक यहाँ पे बोलते कि मैं भीख मांगूंगा, कर्ज बाजारी, लोगों से कर्जा ले लूँगा और लेकिन सैकड़ों शाल ले लूँगा और सब लोगों को एक एक करके दे दूँगा। और बाद में ये लेखक की बात सुनने के बाद में ये नारायण सूर्य मन में ही हसते रहते। शालीमुळे शालीनता येते की जाते या प्रश्नाचे माझे उत्तर जाते असेच आहे, लेकिन शाल पहनने से इंसान की शालीनता जाती है कि आती है, इसमें कोई भी तथ्य नहीं। लेकिन लेखक यहाँ पे बोलते कि शाल पहनने से प्रश्नाचे वो जो उत्तर असे है कि जाते, की शालीनता जाते, ऐसा इन्होंने यहाँ पे बताया। सन्मान करण्याच्या रूपाने आपण खरे तर एक शालीन जग गमावून बसण्याचा धोकाच मोठा आहे।
और जिसका भी अपन सम्मान करेंगे, सम्मान करने के बाद में वहाँ पे ऐसा बताया कि अपन दुनिया को मिस कर सकते हैं। ये बहुत सबसे बड़ा धोखा है, क्योंकि शाल पहनने से आदमी का ईगो थोड़ा बन जाता है और इसीलिए यहाँ पे जग मिस करने का यहाँ पे धोखा लेखक को लगता है। आगे मी 2004 साली मराठी साहित्य संमेलनाचा बिनविरोध अध्यक्ष झालो। तो लेखक यहाँ पे एक जगह पे जाते हैं 2004 में मराठी साहित्य सम्मेलन, मतलब साहित्य सम्मेलन ये लेखक लोगों की, कवि लोगों का एक सम्मेलन होता है। वहाँ पे लेखक अनापोस मतलब इलेक्शन हुआ नहीं था, ऐसे सब लोगों ने उनको चुनकर दिया था, अध्यक्ष बनाया था, प्रेसिडेंट बनाया था। तत्कालीन 1-2 वर्षात माझ्यावर शालीचा वर्षाव झाला और लेखक फिर जहाँ जहाँ जाते थे उनके ऊपर शाल का वर्षाव करते थे, क्योंकि उनका प्रोग्राम इतना अच्छा था। तो जहाँ पे भी जाते थे उनके पास उनको लोग शाल देते थे। एवढ्या शाली जमत गेल्या की माझ्या 8x6 खोलीत त्यांना ठेवणे शक्य झाले। लेखक के पास इतना शाल जमा हो गया, तो लेखक का जो रूम था उसका साइज़ बहुत छोटा था, 8x6 का रूम था और ये छोटे रूम में शाल रखेंगे क्या खुद रहेंगे, इसलिए उनके पास बहुत सारा शाल जमा हो गया था। मग मी सगळ्या शालीचे गाठोडे बांधून ते निकटवर्ती मित्राकडे ठेवले और लेखक के दिमाग में एक आ गया कि लेखक के पास जितना भी शाल जमा हो गया था उन्होंने उसका एक पोटली बनाया और पोटली को फिर अपने दोस्त के पास, जो निकटवर्ती मतलब अपना नज़दीक का जो दोस्त था, ये दोस्त के पास उन्होंने पोटली बना के उनके हाथ में दे दिया और उनको बता दिया की त्या शाली वापरण्याचे वगैरे त्याला सर्वाधिकार दिले और तुझे अगर लगेगा ये शाल तो यूज कर सकता है तो तुझे पूरा अधिकार है। बेचारा अति प्रामाणिक, त्याच्याही छोट्या खोलीत त्याने संभाळले। जिसको भी लेखक ने शाल दिया था ये बेचारा बहुत प्रामाणिक था, बहुत ईमानदार था। इन्होंने भी अपने पास ये शाल अच्छे से संभाल के रखा था। हळूहळू मी सगळ्या शाली वाटून टाकल्या गरीब श्रमिकांना और बाद में लेखक के पास भी बहुत सारा शाल जमा हो गया था। फिर लेखक ने ये शाल को गरीब लोगों को धीरे धीरे क्या किया था, बांट दिया था। या सुमारास में शनिवार पेठेतील ओंकारेश्वर मंदिराच्या पुलावर बहुधा रोज संध्याकाळी जात असे और फिर लेखक पुणे में एक ओंकारेश्वर मंदिर है, शाम के टाइम टहलने के लिए लेखक वहाँ पे हर दिन शाम को जाते थे। पुल के ऊपर वहाँ पे जाके बैठते थे थोड़ा टाइम। तेथील कट्ट्यावर बसने मला आवडे। एक दिवस काय घडले और वहाँ पे एक जो कट्टा था वहाँ पे लेखक जाके हर दिन बैठते थे। एक दिन अचानक उनके क्या समझ में आ गया, तो कट्टे के बाजू में एक ठंडी के दिन, पहिले मैं बता कि ठंडी के दिन चल रहे थे, कडक थंडीच्या दिवसात एक म्हातारा अशक्त भिक्षेकरी कट्ट्याला लागून चिरगुटे टाकून व पांघरून कुडकुडत बसल्याचे मैं पाहिले। और ऐसे एक कट्टे के बाजू में लेखक एक बूढ़े आदमी को, जो वीक आदमी था, ये कट्टे के बाजू में उन्हें चिरगुटे मतलब एक गोदड़ी, टूटा फूटा गोदड़ी उसने बिछाया था, उसके ऊपर बैठा था। उसको बहुत ठंडी लग रही थी, ठंडी से कुड़कुड़ कर रहा था। दुसऱ्या दिवशी मी 2 शाली घेऊन ओंकारेश्वराच्या कट्ट्यावर आलो और लेखक भी हर दिन वहाँ पे घूमने के लिए चले जाते थे। तो दूसरे दिन लेखक यही ओंकारेश्वर मंदिर के बाजू में 2 शाल लेके चले जाते हैं। जाण्यात उसंत लाभली नाही। कट्ट्यावर तो म्हातारा होता, त्याला दोन्ही शाली दिल्या। लेखक ने दोनों भी शाल उसको दे दिया और वो जो बूढ़ा आदमी था वो बहुत काँप रहा था, उन्होंने दोनों हाथ में अपना वो शाल ले लिया और लेखक को नमस्कार किया। पुढे 4-5 दिवस मला काय कामामुळे संध्याकाळी ओंकारेश्वरला जाण्यास उसंत लाभली नहीं और आगे फिर 4-5 दिन लेखक को ओंकारेश्वर मंदिर के पास जाने के लिए कुछ टाइम मिला नहीं। त्यानंतर मी नेहमीप्रमाणे ये जा करत रहा, लेकिन उसके बाद में लेखक हर दिन की तरह ओंकारेश्वर मंदिर के पास जाना आना उनका चालू हो गया। मग एकदम त्या भिक्षेकरी वृद्धाची आठवण झाली और अचानक फिर एक दिन लेखक वहाँ पे जाने के बाद में ओंकारेश्वर मंदिर के पास जो बूढ़ा आदमी बैठता था, उसको जो ठंडी लग रही थी और लेखक ने उसको 2 शाल दिया था, उसकी लेखक को अचानक याद आ गया और फिर लेखक उसको जाके मिलते हैं। तो नेहमीच्या ठिकाणी नव्हता, तेथील पुलावर चक्कर मारावी मन में उठलो, पुलावरून चालू लागलो, लेकिन वो भिक्षेकरी वहाँ पे पुल के पास बैठा ही नहीं दिखाई दिया लेखक को। पुलाच्या जवळपास मध्यावर तो भिक्षेकरी म्हातारा दिसला और अचानक फिर पुल के बीच में लेखक को फिर वो दूसरे जगह पे बैठा हुआ दिखाई देता है। मी लगबगीने त्याच्याकडे गेलो। लेखक घाई में बूढ़े आदमी के पास चले जाता है। पाहतो तो काय 30 चिरगुटे अंगाखाली व अंगावर। लेखक ने देखा तो पहले जैसा वो बूढ़ा आदमी था
फटा कपड़ा और नीचे फटी पुरानी गोदड़ी वहाँ पे डाली थी और उसके ऊपर ठंडी सी ये बूढ़ा आदमी काँप रहा था। तेज कुटकोने तेज दिनवाने जिने और वो गरिबी में वह बूढ़ा आदमी वहाँ पे जी रहा था। मी म्हटले बाबा तुम्ही मला ओळखले का? त्याने नकारार्थी फिर लेखक वो बूढ़े आदमी के पास जाके पूछता कि बाबा आपने मुझे पहचाना? मैं आपको 2 शाल दिया था। तो वो माँ गर्दन हिला के बोलता है नहीं मैं आपको पहचाना नहीं। मग मीच म्हटले बाबा 5-6 दिवसापूर्वी मी तुम्हाला 2 शाली दिल्या होत्या आठवते? लेखक ही फिर उसको याद दिलाता है कि 5-6 दिन पहले मैं आपको 2 शाल दिया था, कुछ याद आया? यावर म्हातारा खुल्ला व पुन्हा हाथ जोड़ म्हणाला और ये बूढ़ा आदमी फिर उसके चेहरे पे हंसी आती है और हाथ जोड़ के लेखक को क्या बोलता है, हे भल्या माणसा तू लई मोठा है, हे आदमी आप दिल के बहुत बड़े हो। मॅसनी शाली दिल्या पर बाबा मैं भिकाऱ्याला शाली कशा शोभतील, लेकिन आपने मुझे जो शाल दिया मैं तो भिकारी हूँ, ये शाल मुझे कैसी अच्छी दिखाई देगी। त्या शोभेपेक्षा मी पोटाची आग लय वाईट और ये शाल पहनने से मेरे पेट की आग जो होती है, भूख जो मुझे लगती है वो सबसे मुझे इम्पोर्टेंट है। अगर ये बूढ़ा आदमी ये भिखारी अगर अच्छी क्वालिटी की शाल ओढ़ के अगर कोई मंदिर के पास बैठेगा तो कोई उसको भीख नहीं देगा, तो उसका पेट कैसा भरेगा? यही वो बूढ़ा आदमी लेखक को बताता है। मैं शाली इकल्या और मेरे पेट पूजा करने के लिए मुझे भूख लगी थी और ये पेट की पूजा करने के लिए पेट भूख को मिटाने के लिए मैं शाल को बेच दिया। वो 2-3 दिवस भर पोट भर जेवण घेतलं बाबा और 2-3 दिन तक के जो भी पैसा आया था वो शाल का, वो पैसे में मैं 2-3 दिन पेट भर के खाना खाया। आमचे असलं बिकट जीना और हम लोगों को गरीब लोगों का ऐसा ही जीना होता है। तुझा लई उपकार है बाबा। और ये बूढ़ा आदमी लेखक बोलता है कि आपके मेरे ऊपर बहुत बड़ा एहसान है, क्योंकि आपने शाल देने की वजह से 3-4 दिन मैं पेट भर के खाना खाया था। शालीची शोभा आणि ऊब वो पोटाची आग आणि अन्नाची ऊब। शालीची शोभा शाल ओढ़ने से वो शोभा तो अलग होती है, लेकिन पेट की आग और इंसान को अनाज नहीं मिलेगा तो ये शाल ओढ़ के कुछ फ़ायदा नहीं है, ऐसा वो बूढ़ा आदमी बता देता है। भोकेल्यास अन्न द्यावे, तहानलेल्यास पाणी द्यावे आणि हेही जमले नाही तर अभाग्यांना सन्मानाच्या शाली तरी द्याव्यात। फिर लेखक यहाँ पे बोलते जो भी आदमी भूखा आदमी रहता है उसको अन्न देना चाहिए, जिसको प्यास लगती है उसको पानी पिलाना चाहिए, और ये भी अगर नहीं जमता है तो कोई अभागी बैड लकी दुर्दैवी अगर रहेगा तो अपने पास अगर कोई शाल रहेगी कपड़ा रहेगा तो उसको ज़रूर देना चाहिए। तो इसी तरह लेखक ने ये गरीब आदमी को ये जो शाल दिया था, ये शाल अगर ये भिखारी आदमी ओढ़ के मंदिर के पास बैठता है तो उसको कोई भी भीख नहीं देता। तो इसी तरह यहाँ पे लेखक ने शाल ओढ़ने से आदमी सभ्य कैसा होता है, शालीन कैसा होता है। दूसरा एग्जाम्पल दिया है कि कोई गरीब आदमी अगर शाल ओढ़ लेता है तो उसको कोई भी भीख नहीं देने वाला। तो इसी तरह लेखक ने बताया ये शाल का क्या क्या यूज़ होता है, वही ये लेसन में अपन दोस्तों देखा है। आप अगर मेरे वीडियो को ये फर्स्ट टाइम अगर देख रहे, सब्सक्राइब करना है, लाइक करना है, शेयर करना है। तो दोस्तों यहाँ पे अपन ये शाल लेसन आज कंप्लीट किया। अगर कोई डाउट रहेगा तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखना है। आप लोगों के क्वेश्चन का आंसर देने की कोशिश ज़रूर मैं करूँगा। थैंक यू, नमस्कार।